हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये सीएसआईआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो चलिए आज हम क्रोमेटोग्राफी के बेसिक्स के बारे में जानते हैं, क्यों यूज की जाती है, क्या मतलब है इसका, क्या काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर टॉपिक। ऑलराइट, सो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, क्या हम समझते हैं इसमें? जब हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे होते हैं? तो बेसिकली ये एक मेथड है, टेक्निक है जो बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है। बेसिकली इसका साइंटिफिक हमारा जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसका बेसिकली सेपरेशन और एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस। अच्छा, अब जब सेपरेशन की बात आती है तो यहाँ पे किस चीज का सेपरेशन हो रहा होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हम देखेंगे कि सेपरेशन किस चीज का होता है। सेपरेशन एंड एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो जब सेपरेशन की बात आती है तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एक यहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है और इसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। ओके, बहुत प्रकार के यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये कोई भी मिक्सचर है। ये कोई भी मिक्सचर है और इसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाएगा, ताकि हर एक कंपोनेंट आपको अलग अलग तरीके से मिल जाए, सेपरेट हो जाए, ताकि आप उसकी एनालिसिस कर सकें। क्योंकि जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो आसान नहीं होता है कि किसी भी मिक्सचर को आप डायरेक्टली एनालाइज कर पाए। इसीलिए हमें जरूरी होता है कि जितना हमारा जो कंपोनेंट है वो सारे हमको अलग अलग मिल जाए, ताकि हम उनकी प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। तो इन्हीं को हम सेपरेट करते हैं और इनकी एनालिसिस के लिए ये मिक्सचर है, मिक्सचर से इनको अलग कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए उनको रिसर्च करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक फिल्टर है। क्या है? ये एक साइंटिफिक फिल्टर है जो कि ये बताता है कि कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तब आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर देता है। अब ये सेपरेशन जो करेगा वो किस आधार पे करेगा? ये जो सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का आधार क्या होगा, कैसे सेपरेट कर देगा? तो बेसिकली कोई एक मटेरियल लिया जाता है, कोई भी एक मटेरियल है, और यहाँ पे कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट क्या है। जो भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट की स्पीड क्या है, उसके आधार पर ही ये बताया जाता है कि जो कंपोनेंट है वो कब इल्यूट आउट होगा, मतलब आपको किस टाइम पे कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यही एक ओवरव्यू है, एक कह सकते हैं कि ओवरव्यू, जिसमें हम ये जानते हैं कि होता क्या है, टेक्निक के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात आती है बच्चों, ये क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी, अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये एक ग्रीक लेटर है, क्रोमेटोग्राफी, ग्रीक है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी की जब आप बात करते हो तो बच्चों यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक शब्द आपको देखने को मिलता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यहाँ पे कलर की बात होगी। और दूसरा होता है एक बेसिकली ग्राफीन होता है। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। ये ग्राफी है तो ये बना हुआ है ग्राफीन से। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्राफीन से बना हुआ है। इसका मतलब होता है टू राइट, कोई भी चीज को लिखना या प्रेजेंट करना। तो बेसिकली जब इसको सर्च किया गया था, खोजा गया था, उस टाइम पे इसको कुछ प्लांट पिगमेंट्स को लाइक सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता था। एक साइंटिस्ट है, मैकेल ट्वेस, इन्होंने 1903 में इस टेक्निक की खोज की थी। तो उस टाइम पे ओरिजिनली इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता था? कुछ प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता था। यूज्ड टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स। अब ये प्लांट पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि आजकल हम जब यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को तो बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम उनको इल्यूट आउट कर लेते हैं। लेकिन ओरिजिनली कौन कौन से प्लांट पिगमेंट
इनिशियली कौन से होते थे? तो जैसे कि ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल को सेपरेट करना है, या कोई येलो पिगमेंट है उसको लीफ से सेपरेट करना है, तो इसके लिए इसको बेसिकली यूज किया जाता था। ऑलराइट, तो ये इनिशियली इसका ये काम था। अब इसके अगर हम कोर आइडिया की बात करें कि एग्जैक्टली इस टेक्निक में हो क्या रहा है, कोर आइडिया क्या है इसके बिहाइंड, तो आप ये समझने की कोशिश करिए जैसे कि ये कोई भी मिक्सचर है। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मिक्सचर में, और इस मिक्सचर की खासियत ये है कि हर एक की मूव करने की स्पीड अलग अलग होगी। मूव करने की स्पीड से मेरा ये मतलब है, जैसे आपने ये कोई एक पेपर लिया, ठीक है, और इस पेपर पे आपने कोई एक कलर डाल दिया, प्रॉपर आपने इंक डाल दी यहाँ पे, ठीक है, ये आपने इंक डाली। अब ये इंक क्या करेगी, ये स्प्रेड हो जा रही, ये पूरे पेपर पे स्प्रेड हो जाएगी, अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, प्रॉपर आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने डाली तो इंक थी, लेकिन आपको कलर्स बहुत सारे मिल गए। तो यही होता है हमारा बेसिकली जो सेपरेशन का तरीका होता है कि कोई भी पेपर पे है, हर एक कलर का ट्रेवल करने का स्पीड अलग होगा, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा और अलग अलग टाइम पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी जैसे आपको यहाँ पे पेपर जब देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीके से अलग अलग स्पीड पे आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। यही एक बेसिक आइडिया है कि कोई भी जब इंक है तो हर एक कलर का मूव करने का स्पीड अलग होगा, क्योंकि जो आपने सब्सटेंस जो पेपर यूज किया है उससे उससे एडहेर होने की, उससे बाइंड होने की प्रॉपर्टी होगी हर एक कलर की। कोई बहुत कम बाइंड हो रहा होगा तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, कोई ज्यादा बाइंड हो रहा होगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो उसी बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का। बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी का क्या है, तो इसमें कोई भी एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को किसी एक फ्लूइड में ले जाया जाता है। यहाँ पे दो फेजेस होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और दूसरे को बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज। ये दो फेजेस होती हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक मिक्सचर होता है, आपने कोई भी मिक्सचर ले लिया, उसमें अलग अलग कलर के सैंपल्स हैं, जैसे मैंने एक दो बार ड्रॉ किया अभी, वैसे ही यहाँ पे मिक्सचर हम इसको कलर के फॉर्म में ही ले लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर है, अलग अलग कलर का हमारा सैंपल है। अब आप इसको पोर करेंगे, ठीक है। अब कोई यहाँ पे एक ऐसा होगा, आपको कोई बड़ा सा, जैसे मैं ये बीकर बनाती हूँ, बीकर में एक कोई शीट होगी, शीट हो सकती है, कॉलम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये जो शीट या कॉलम है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और दूसरा यहाँ पे कुछ लिक्विड फील्ड होगा, जो भी लिक्विड फील्ड होगा उस लिक्विड को बोला जाता है मोबाइल फेज। इस लिक्विड को क्या बोलेंगे? इस लिक्विड को हम बोलेंगे मोबाइल फेज। ऑलराइट, अब हमारा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज आ गया, ये बेसिक हमारा सेटअप आ गया। अब यहाँ पे आप ये मिक्सचर डाल देंगे, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग यहाँ पे आ जाएंगे, और अब ये मूव करना शुरू करेंगे, इनकी मूव करने की स्पीड अलग अलग होगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ पे आ जाएगा, आपको शीट पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पता चले जिसकी बहुत कम स्पीड है, जो बाइंड ही नहीं, जो स्टेशनरी फेज के साथ में एकदम चिपका हुआ है, बहुत टाइटली बाइंड है, ये मूव नहीं कर पाएगा, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, तो ये आपको एकदम बॉटम पे देखने को मिलेगा। कोई ऐसा है मॉडरेट उसकी स्पीड है, वो थोड़ा सा हमें आगे देखने को मिल जाएगा। कोई ऐसा है जिसकी बाइंडिंग बहुत कम है, वो बहुत आगे निकल जाएगा, हमें सबसे ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। तो भी क्या है, इसकी स्पीड कैसी है? इसकी स्पीड हमें काफी कम देखने को मिली, ये बाइंड करके रखा हुआ है स्टेशनरी फेज के साथ में, जबकि ये बहुत जल्दी भाग गया, इसकी बाइंडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो ये हमें ये बताता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन कैसे है, उनके आधार पे ही इनका मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर फ्लूइड के द्वारा कैरी किया जाता है। जो भी मिक्सचर है, आप इसको जब फ्लूइड में मिक्स कर देते हैं, सो मिक्सचर इज कैरीड बाई फ्लूइड, कैरीड बाई फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है यहाँ पे मोबाइल फेज, ये फ्लूइड क्या है? ये है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ में ये मिक्सचर आपका मूव करेगा, और अब मूव कहाँ पे करेगा? मूव करने के लिए इसके पास में होगा
मूव करने के लिए हो जाएगा स्टेशनरी फेज, थ्रू स्टेशनरी फेज। ऑलराइट, अब ये हमें दोनों फेज का मतलब पता चल गया। स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रहा है, मोबाइल फेज उसको लेके जा रहा है, मूव करा रहा है। तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग इंटरेक्शन की उनकी एफिशिएंसी होगी स्टेशनरी फेज की। तो इसीलिए वो अलग अलग स्पीड के साथ में मूव करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा सेपरेट होगा, सबसे पहले कौन सा सेपरेट हो रहा है, जो सबसे आगे पहुंच जाएगा। ये हमें तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, ये हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है, और ये सबसे आगे पहुंच चुका है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, सबसे आगे हमें देखने को मिल रहा है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, अगर हम सिंपल शब्दों में लिखना चाहें तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, दे विल बी मूविंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं, किसके साथ में, विद स्टेशनरी फेज, विद स्टेशनरी फेज, ठीक है। और इसीलिए वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, सो दे मूव एट डिफरेंट स्पीड। यहाँ पे हमें स्पीड भी अलग अलग तरीके की देखने को मिलेगी और उसी स्पीड के बेस पे इनका सेपरेशन हो जाएगा। तो ये तो है प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का। तो इस प्रिंसिपल को अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के दिखाना चाहूँ तो जैसे क्या है, हमने हमारा जो मिक्सचर लिया था, जो भी मिक्सचर है उसको हमने मोबाइल फेज के साथ में मिक्स कर दिया, मिक्सचर प्लस मोबाइल फेज। अब ये मोबाइल फेज क्या हो सकती है, ये बच्चों लिक्विड भी हो सकती है एंड ये गैस भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लिक्विड ही होगी, गैस भी होगी। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को क्या किया, पास कराया हमने स्टेशनरी फेज से, पास थ्रू स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज से हमारा ये जो मिक्सचर है ये मूव कर रहा है। अब स्टेशनरी फेज कैसी होगी, स्टेशनरी फेज बेसिकली ज्यादातर सॉलिड होती है या फिर कोटेड हो सकती है, कोई भी मटेरियल उस पर कोटिंग उसकी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये सॉलिड होगा। अब जब पास कराओगे तो पासिंग में क्या होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे और इसी की वजह से यहाँ पे वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि ये किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक ये प्रिंसिपल हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है। अब आती है जैसे कि कितने प्रकार की हो सकती है, जो हमने स्टेशनरी फेज देखी, क्या हमेशा पेपर होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पेपर ले लिया। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दो प्रकार हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पेपर को ही यूज किया जा रहा है, पेपर को यूज किया जा रहा है। अच्छा, जैसे मैंने ये बताया कि एक ये कोई भी पेपर है, ऑलराइट, ये पेपर है। अब यहाँ पे मैंने इंक को ऐड कर दिया, ठीक है। बेसिकली ऐसे ना करके मैं ऐसे कोई कोई भी हमने मोबाइल फेज ले लिया और इस मोबाइल फेज में हमने इंक को ऐड कर दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये मूव करेगी, क्योंकि जब वाटर में या मिक्सचर में ये पेपर की एज को आप डिप करेंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ जैसे हमने मान लिया ये है हमारी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज है पेपर, स्टेशनरी फेज है पेपर, ये है हमारी मोबाइल फेज जो इसको मूव कराने में मदद करेगी। अब यहाँ पे मान लिया हमने मोबाइल फेज में सिर्फ वाटर ले लिया, वाटर को भी लिया जा सकता है और पेपर को स्टेशनरी फेज ले लिया। अब हमने ये यहाँ पे इंक डाल दी, ये है इंक। अब इंक में अलग अलग प्रकार के कलर होंगे और अलग अलग रेट से मूव करेंगे, तो हमें कुछ भी सेपरेशन कुछ इस तरीके से स्पॉट्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो हमें अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। और आपने जो इंक ऐड किया था वो एक मिक्सचर था, उसमें सारा कुछ ही प्रेजेंट था, लेकिन अभी ये
हमें अलग-अलग जगह पे देखने को मिल रहा है, अलग-अलग लोकेशन पे देखने को मिल रहा है। तो आप इज़िली इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और यहाँ पे ये सेपरेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया? सेपरेशन। तो अब ये अलग-अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसलिए इनका सेपरेशन हुआ। सेपरेशन क्यों हुआ? ड्यू टू स्पीड। तो बच्चों स्पीड की वजह से सेपरेशन हो रहा है, तो ये स्पीड को कौन डिसाइड कर रहा है? कौन-सा कंपोनेंट है जो स्पीड को डिसाइड करेगा? स्पीड आ कहाँ से रही है? तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो चलिए देखते हैं, स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है? स्पीड कंडीशंस। कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी जो किसी भी कंपाउंड की मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं? तो सबसे पहला बच्चों हो सकता है पोलैरिटी। पोलैरिटी पोलैरिटी क्या होगा? पोलैरिटी में मतलब जो आपने ऐड किया है, डाई ऐड किया है किसी भी मिक्सचर में, अब उस मिक्सचर के साथ में उसका इंटरेक्शन कैसे है, जो वाटर है या ऑयल है, जो भी आपने मोबाइल फेस लिया है, उसके साथ कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है। तो पोलैरिटी में हम क्या देखेंगे? हाउ इट इंटरेक्ट विद वाटर या ऑयल, जो भी आपने लिया है, वाटर या ऑयल। दूसरा अगर मैं बात करूं, साइज भी वेरी कर सकता है, साइज के आधार पे भी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो वो धीरे धीरे मूव कर पाएगा, जो छोटा है वो बहुत फास्ट मूव करेगा। सो जो बिग वन होगा, बिग वन, दिस विल मूव स्लोअर, ये धीरे मूव करेगा। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा अगला कंपोनेंट अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगी? कोई भी आपने जो मैटर ऐड किया, जो भी कंपोनेंट ऐड किया है, वो मोबाइल फेज के साथ में कितना इजीली डिसॉल्व होता है। जितना अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा वो उतना ही अच्छा आगे मूव कर जाएगा। सो दिस विल डिपेंड ऑन हाउ इजिली इट dissolves हाउ इजिली इट डिसॉल्व्स इन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ में कितना अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, वो भी यहाँ पे मैटर करेगा। इसके अलावा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, चार्ज। चार्ज भी अफेक्ट करता है मोबिलिटी को, कि कैसी मोबिलिटी होगी। बेसिकली ये आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस। ये आयनिक इंटरेक्शंस ये डिसाइड करेंगे कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा वैसे ही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे पोलर है तो पोलर कंपोनेंट आपने डाला और पोलर ही आपकी मोबाइल फेज है, तो वहां पे हमें फास्टर मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पोलर कंपाउंड है वो पोलर मोबाइल फेज के साथ में इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, फटाफट से मूव करने लगेगा। तो ये यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक का हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये बात हुई पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद में एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, जिसको कि हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यही दो कॉन्सेप्ट हमको याद ही रखने होते हैं जब हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली स्टेशनरी फेज का हमने जैसे देखा था कि एक पेपर ले लिया है, वैसे अब यहाँ पे हम पेपर नहीं लेना है, अब ये कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। ज्यादातर लैब्स में ये कंपोनेंट्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड टू प्योरीफाई कंपाउंड्स। यूज्ड टू प्योरीफाई कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होती है, एक बेसिकली एक ग्लास का कॉलम होता है जिसमें कि सिलिका जेल भरा रहता है। कुछ इस तरीके से ग्लास का आपको कॉलम देखने को मिलेगा। ये क्या है? ग्लास कॉलम। और यहाँ पे आपको सिलिका की कोटिंग देखने को मिलेगी, सिलिका जेल से पैक्ड रहता है। दिस इज दी सिलिका कोटिंग। सिलिका कोटिंग मोस्टली ये हमें देखने को मिलता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या हो गई, यही हो गई हमारी स्टेशनरी फेज। यही है हमारी स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे आपको मिक्सचर को ऐड करना है, जो भी आपको मिक्सचर है, जो भी वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मिक्सचर टॉप पे ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे सैंपल जो भी है यहाँ पे आप ऐड कर देंगे।
और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको सॉल्वेंट को भी ऐड कर देना है। जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होगा? मोबाइल फेज। सॉल्वेंट होगा मोबाइल फेज। तो मिक्सचर के साथ साथ में आप यहाँ पे मोबाइल फेज को भी ऐड कर देंगे। अब जो भी कंपोनेंट्स होंगे, ये जो सिलिका है, सिलिका से अलग अलग स्पीड से यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डाल दिया, टॉप पे आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक टैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे आप इस कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे मूवमेंट होने लगता है सिलिका के। सिलिका पूरे में कोटिंग होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, या आपको साइड साइड में दिख रहा है, ये पूरे कॉलम में कोटिंग होगी। तो धीरे धीरे सिलिका से इंटरेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे कंपाउंड्स आने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग मूवमेंट की स्पीड के आधार पे आप उनको इजिली यहाँ पे कलेक्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। तो बेसिकली ये एक आइडिया है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, कैसे काम करती है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो ये बहुत से टाइप्स हैं जो कि आते हैं CSIR नेट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उन टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे ही टाइप्स को हम देखेंगे। तो जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, तो एक मैंने आपको आइडिया दिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं TLC या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा आती है बच्चों कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक बेसिक आइडिया आपको कॉलम का भी मिल गया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर आती है गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। और फिर आती है एक बहुत एडवांस टेक्निक जिसको कि हम बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये बेसिकली पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, पिगमेंट सेपरेशन। ठीक है, इसके अलावा ड्रग टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ड्रग टेस्ट। इसके अलावा अगर हम TLC की बात करें तो ज्यादातर प्योरिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। प्योरिटी चेक्स जहां पे होते हैं कि कंपाउंड कितना प्योर है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए जैसे बच्चों देखा आपने, अलग अलग कंपाउंड्स हमें यहाँ पे प्योर होके मिल गए, हमने उनको कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए इसका जो यूज होता है ज्यादातर कंपाउंड्स के प्योरिफिकेशन के लिए होता है, कंपाउंड प्योरिफिकेशन। आप प्योरीफाई करके उनको अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, कंपाउंड प्योरिफिकेशन के लिए इनका यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, तो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो इजिली जैसे कैम्फर है डिफ्यूज हो जाता है, तो उन वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी को। अब HPLC बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसका तो ड्रग डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ड्रग एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत जगह इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत एडवांस टेक्निक है HPLC जो है, तो इसको प्रोटीन के सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और हम आपसे नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें बात करेंगे और ज्यादा टेक्निक्स के बारे में, इनको जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारे वीडियोस मिल सकें। एंड इफ यू वांट टू स्टडी एनी स्पेसिफिक टाइप, any specific topic, just comment in the comment box and I will let you learn that topic. So thank you everyone for watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी की। So बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।